चलिए, आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसी दुविधा जो शायद कई लोगों के मन में है। क्या आईटी की चकाचौंध भरी दुनिया में दौड़ लगाई जाए या फिर कोर इंजीनियरिंग का वो जो एक ठोस और स्थिर रास्ता है, उसे चुना जाए? क्या एक वाकई दूसरे से बेहतर है या सवाल ये है कि किसके लिए क्या सही है? और ये सच कहूं तो एक कड़वी सच्चाई है। आज एक ऐसा माहौल बन गया है जहां बड़ी बड़ी सैलरी की कहानियां सुनकर और दोस्तों रिश्तेदारों के दबाव में आकर लोग बस आईटी की तरफ भागे जा रहे हैं, भले ही उनका असली इंटरेस्ट, उनका पैशन कहीं और ही क्यों ना हो। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे आईटी ही करियर बनाने का एकमात्र रास्ता बचा है। हर कोई कोडर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दौड़ सच में हमें सुकून और संतुष्टि तक ले जाती है, या फिर ये बस एक कभी ना खत्म होने वाली रेस है जहां हर कोई अगले अपडेट, अगली टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है। तो चलिए उन बड़ी बड़ी सैलरियों के पीछे की जो सच्चाई है ना, उस पर एक नजर डालते हैं, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज जो चीज नई है वो 6 महीने में पुरानी हो जाती है। इसका मतलब है कि हमेशा आउटडेटेड हो जाने का डर बना रहता है। छटनी यानी ले ऑफ का खतरा सिर पर मंडराता रहता है। और दिन के 12-12 घंटे स्क्रीन के सामने बिताना, ये जिंदगी असल में लगातार तनाव से भरी हुई है। अब आते हैं उस सबसे बड़े मिथक पर जिसने इस पूरी दौड़ को हवा दी है। ये धारणा कि आईटी में घुसते ही हर किसी को एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग सैलरी पैकेज मिल जाता है। हाँ, 1 करोड़ का पैकेज, यही वो नंबर है ना, जो हर जगह हेडलाइंस में रहता है, जो सपनों पर हावी हो जाता है। और हर कोई बस इसी एक सपने के पीछे दौड़ रहा है। पर असलियत क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो टॉप टियर सैलरी है, ये सिर्फ आईआईटीज और एनआईटीज जैसे बड़े संस्थानों से निकले हुए कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। मतलब मुश्किल से 1% लोगों को। बाकी जो 99% लोग हैं, उनकी कहानी इससे बिल्कुल अलग है। ज़मीनी हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स की शुरुआत 20 से 30 हज़ार रुपये महीने से होती है। अब सोचिए, बैंगलोर या नोएडा जैसे महंगे शहर में ये पैसा किराया और आने जाने में ही लगभग खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोर सेक्टर में सैलरी धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती है, और नौकरियां अक्सर इंडस्ट्रियल टाउनशिप में होती हैं, जहां रहने का खर्चा कम होता है, मतलब बचत की गुंजाइश कहीं ज़्यादा होती है। अच्छा, आईटी की इस तेज़ रफ्तार दुनिया से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं कोर इंजीनियरिंग की, यानी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। इसे आईटी की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया के सामने एक स्थिर, लंबे समय तक चलने वाले विकल्प के तौर पर देखते हैं। इन्हें सदाबहार या एवरग्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां आपका ज्ञान और आपका अनुभव समय के साथ और ज्यादा कीमती होता जाता है, कम नहीं। आईटी की तरह नहीं, जहां आपको रेलेवेंट बने रहने के लिए लगातार नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। कोर इंजीनियरिंग में आपका तजुर्बा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और जरा काम के नेचर में फर्क देखिए। आईटी में आप कोड लिखते हैं जो दिखाई नहीं देता, एक इनटैंगेबल प्रोडक्ट है। कोर इंजीनियरिंग में आप एक पुल बनाते हैं, एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, एक मशीन डिजाइन करते हैं, कुछ ऐसा ठोस जो दशकों तक दुनिया के सामने रहता है। 40 की उम्र में जहां एक आईटी प्रोफेशनल को पुराना समझा जा सकता है, वहीं एक कोर इंजीनियर एक बेहद सम्मानित कंसल्टेंट बन जाता है, जिसकी हर किसी को जरूरत होती है। और हाँ, अगर मौके की बात करें तो ये फील्ड छोटा नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक अनुमान के मुताबिक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट 2029 तक $200 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। मतलब मौके बहुत हैं। और इस ग्रोथ को सबसे बड़ा बूस्ट कहां से मिल रहा है? वो है सरकार का जबरदस्त निवेश। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 100 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश सीधे सीधे कोर इंजीनियरिंग की नौकरियों की डिमांड को बढ़ा रहा है। तो ये निवेश जमीन पर कैसे दिख रहा है? देखिए, पीएम गति शक्ति की वजह से सड़कों और रेलवे के लिए सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की जबरदस्त मांग है। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए पक्की नौकरियां बना रही हैं। और तो और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे नए और एक्साइटिंग फील्ड्स भी खुल रहे हैं। तो पैसा तो एक बात हो गई, पर जिंदगी का क्या? मतलब रोजमर्रा का स्ट्रेस, सुकून, जॉब सिक्योरिटी। चलिए अब इन चीजों की तुलना करते हैं। ये टेबल करियर के रास्ते की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। आईटी में शुरुआत में तेज ग्रोथ दिख सकती है, पर उसके साथ आता है बहुत ज्यादा प्रेशर और रिस्क। वहीं कोर सेक्टर में ग्रोथ स्थिर होती है, और जब आप करियर में आगे बढ़ते हैं तो आपका अनुभव आपको एक हाई डिमांड कंसल्टेंट बनाता है, ना कि सिर्फ दबाव में काम करने वाला मैनेजर। और एक और चीज है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है, वो है रेलेवेंट बने रहने की कीमत।
आईटी में आपको अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए हर साल नए कोर्स और सर्टिफिकेशन पर पैसा और समय दोनों खर्च करना पड़ता है। लेकिन कोर इंजीनियरिंग में आपकी ज़मीनी नॉलेज और आपका तजुर्बा ही आपका सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है, जिसकी कीमत समय के साथ सिर्फ बढ़ती है। और इसी से जुड़ा है वर्क लाइफ बैलेंस। कोर सेक्टर में काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक साफ लकीर होती है। शिफ्ट खत्म तो काम खत्म। हर वक्त लैपटॉप से चिपके रहने का या कॉल्स पर रहने का तनाव बहुत कम होता है। जिंदगी ज्यादा सुकून भरी होती है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। समय के साथ आप सिर्फ एक एम्प्लॉई आईडी बनकर नहीं रह जाते। आपका अनुभव आपको अपने शहर में, अपने समाज में एक सम्मान दिलाता है, एक पहचान दिलाता है। लोग आपको इंजीनियर साहब कहकर बुलाते हैं, और यही अनुभव आपको आगे चलकर अपनी कंसल्टेंसी या कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू करने का मौका भी देता है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद सवाल ये नहीं है कि आईटी अच्छा है या कोर बुरा, सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के लिए क्या सही है। देखिए, हमारा मकसद आईटी को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोडिंग से प्यार है, अगर वो आपका जुनून है, तो यकीनन आईटी ही आपके लिए सही रास्ता है। लेकिन अगर ये फैसला सिर्फ दोस्तों को देखकर या समाज के दबाव में लिया जा रहा है, तो शायद ये रुककर सोचने का वक्त है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, आपको ट्रेंडिंग बनना है या एवरग्रीन? एक ऐसा करियर जो कुछ सालों के लिए चमके और फिर फीका पड़ जाए, या एक ऐसा करियर जो समय के साथ और मजबूत और कीमती होता जाए? फैसला आपका है।